कल हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पढ़ रहे थे बेटा, और प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स यानी कि निषेचन पूर्व घटनाओं के अंदर हम लोग गैमेटोजेनेसिस पढ़ रहे थे। और अभी गैमेटोजेनेसिस ही चल रहा है, युग्मक जननी ही चल रहा है, और युग्मक जनन के दौरान भी बहुत सारी चीज़ें होती है, वो हम लोग डील कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो थीम है आज का, उसके अंदर सबसे पहले हमको युग्मक निर्माण के दौरान कोशिका विभाजन पढ़ना है। गैमेटोजेनेसिस ही चल रहा है। नाउ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि गैमेट फॉर्मेशन जब होता है तो सेल डिवीजन का प्रकार कौन सा होता है? युग्मक निर्माण के दौरान कोशिका विभाजन, राइट। युग्मक विभाजन के या युग्मक निर्माण के दौरान किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है वो अपने को देखना है। ना जितने भी विषम युग्मजी जीव होते हैं बेटा, जितने भी विषम युग्मजी जीव होते हैं, अब आप इस स्तर के ऊपर पहुंच चुके हो कि आपको मालूम है कि जितने भी विषम युग्मजी जीव होते हैं उनके अंदर युग्मक कितने प्रकार के होते हैं बेटा? युग्मक 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? नर और मादा। ठीक है, एक मेल गैमिट होता है और एक फीमेल गैमिट होता है। ठीक है, ये अब आप जानते हो। एंड वन थिंग टू बी नोटिस्ड हियर इज दैट, कल भी मैंने कहा था और आज भी कह रहा हूं, युग्मक सदैव अगुणित होते हैं। ये क्यों पढ़ना जरूरी है? क्योंकि आज क्या है, ऊपर टॉपिक का नाम क्या है? सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, राइट। तो क्या कहा मैंने? युग्मक सदैव ही अगुणित होते हैं। ये कल की चर्चा में भी बात हो चुकी है। भले ही जीव जो है वो अगुणित या द्विगुणित क्यों ना हो, मतलब युग्मक बनाने वाला जीव अगुणित या द्विगुणित हो सकता है। समझ में आ रहा है? मतलब पेरेंट जो होगा, पेरेंट बेटा, युग्मक बनाने वाला जो पेरेंट है वो n भी हो सकता है, 2n भी हो सकता है, n भी हो सकता है, 2n भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि गैमेट तो हमेशा n ही होगा। समझ में आ रहा है? तो पेरेंट जो है, पेरेंट कैसा हो सकता है? अगुणित या द्विगुणित हो सकता है, लेकिन ये तय है कि गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, यानी कि गैमेट्स कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, अगुणित ही होंगे। नाउ अगुणित जीवों की बात करें में युग्मक समसूत्री विभाजन से बनते हैं। आर यू गेटिंग? सोचो जरा कि पेरेंट है, इमेजिन करो कि पेरेंट है और वो है n, अगुणित है। कई सारे जीवों के अंदर अभी पढ़ाऊंगा कि पेरेंट जो होता है वो अगुणित होता है, n होता है। तो जब गैमेटोजेनेसिस होगा, मतलब इस पेरेंट से जब गैमेटोजेनेसिस यानी कि गैमेट का निर्माण होगा, तो बेटा यहां पर यह ध्यान रखना है कि कौन सा विभाजन होगा? समसूत्री विभाजन होगा। और अब इतना तो पढ़ा होगा 11th क्लास के अंदर, समसूत्री विभाजन बोले तो क्या बेटा? समसूत्री विभाजन बोले तो माइटोसिस, और माइटोसिस के अंदर कभी भी क्रोमोसोम नंबर बदलता नहीं है। माइटोसिस के अंदर क्रोमोसोम नंबर बदलता नहीं है। अब यदि पेरेंट n है तो यहां पर अर्धसूत्री विभाजन थोड़ी हो सकता है बेटा, यहां पर अर्धसूत्री विभाजन थोड़ी होगा। ऐसा थोड़ी होता है कि n का n/2 हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो पेरेंट यदि n है, यदि पेरेंट हैप्लॉइड है और उससे यदि गैमेट बनना है, तो गैमेट के लिए तो तय है, गैमेट तो हमेशा n ही होगा। तो यदि पेरेंट n है और गैमेट बन रहा है, तो ये बात मान के चल लेना बेटा कि हमेशा माइटोसिस ही होगा, समसूत्री विभाजन होगा। आर यू गेटिंग? लेकिन हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर जब पेरेंट 2n होता है, हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर, उच्च जीवों के अंदर जब बेटा पेरेंट 2n होता है, तो फिर क्या होता है? उसमें गैमेट निर्माण के वक्त में क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस होगा। तभी तो 2n का हाफ होगा, और 2n का हाफ होगा तो क्या बनेगा बेटा? n बनेगा। आर यू गेटिंग और नॉट? तो अगुणित जीवों में अर्धसूत्री विभाजन युग्मनज में होता है। अब एक बहुत बड़ा प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन बेटा, इसको पर्टिकुलरली मार्क कर देते हैं क्योंकि ये चीज पूछी गई थी नीट के अंदर। यहां पर नीट मार्क कर देते हैं। आर यू गेटिंग? नीट मार्क कर देते हैं कि एक मन में प्रश्न उठता है कि सर पेरेंट n है और आपने उससे गैमेट बनाया है n, तो यहां पर समसूत्री विभाजन हुआ, बात मान ली। तो मन में एक प्रश्न उठता है कि क्या सर जो अगुणित जीव होते हैं, क्या जो हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, क्या उनमें कभी मियोसिस नहीं होता है क्या सर? क्या उनके अंदर मियोसिस नहीं होता है क्या? तो होता है बेटा, लेकिन उनके अंदर जो मियोसिस है वो जाइगोट के अंदर होगा। क्यों? क्योंकि जाइगोट तो 2n होगा,
तो जाइगोट 2n होगा, तो जाइगोट के अंदर क्या होगा बेटा, मियोसिस होगा। और जाइगोट से जब जाइगोट के अंदर मियोसिस होगा तो जो जीव बनेगा वो क्या बनेगा, n बनेगा, यानी कि जीव जो है वो कैसा होगा, अगुणित होगा। समझ में आ रहा है? तो बताओ जल्दी से कि अगुणित जीवों के अंदर, वापस से बोल दूं मैं, अगुणित जीवों के अंदर युग्मक निर्माण जब होता है, अगुणित जीवों से जब युग्मक बनते हैं तो हमेशा कौन सा डिवीजन होता है बेटा, माइटोसिस होता है, n से n ही बनता है, समसूत्र विभाजन होता है। फिर मन में प्रश्न उठता है कि क्या सर अगुणित जीवों में कभी भी क्या अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है? तो होता है बेटा, अर्धसूत्री विभाजन होता है, लेकिन वो किस में होता है, युग्मनज में होता है। ये क्या है, Z4 क्या होता है बेटा, जाइगोट। जाइगोट के अंदर मियोसिस होगा, तभी तो जीव जो बनेगा वो अगुणित बनेगा, 2n का n, क्योंकि आप जानते हो कि ये कैसा डिवीजन है, रिडक्शन डिवीजन, RD बोले तो रिडक्शन डिवीजन। इज इट क्लियर और नॉट? तो परंतु द्विगुणित जीवों में युग्मक निर्माण के समय अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, तो ये अगुणित जीवों के लिए था, ये स्टेटमेंट किसके लिए था, अगुणित जीवों में युग्मक समसूत्री विभाजन से बनते हैं, जबकि द्विगुणित जीवों के अंदर यानी कि 2n जीवों के अंदर, यहां पर ये क्या था, n, 2n जीवों के अंदर युग्मक निर्माण के समय बेटा क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, तभी तो 2n से क्या बनेगा, n बनेगा, तभी तो 2n से क्या बनेगा, n बनेगा। मैं समझता हूं कि यहां पर किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ये क्लियर है बेटा। चलो, अब ये भी मालूम होना चाहिए कि सर कौन से जीव अगुणित होते हैं, कौन से हैप्लॉइड होते हैं। तो पादप जगत के अंदर बेटा, पादप जगत के अंदर मोनेरा, पादप जगत के मोनेरा, कवक, शैवाल और ब्रायोफाइट समूह, क्या कहा है, मोनेरा। हालांकि मोनेरा को तो खैर अब अलग कर दिया है ना, आप अलग से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि पहले जो है वो जीवाणुओं को भी किस में रखा था, पादपों के अंदर रखा था। तो आप यूं भी कह सकते हैं मोनेरा, कवक, शैवाल और ब्रायोफाइट समूह के पादप कैसे होते हैं बेटा, अगुणित होते हैं। याद रखना, पादप जगत के मोनेरा, कवक, शैवाल और ब्रायोफाइट, या डायरेक्टली कह दीजिए मोनेरा। आपको पादप जगत में कोई कंफ्यूजन हो रहा हो तो मोनेरा, कवक, शैवाल और ब्रायोफाइट, ये सब पादप कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं। लेकिन याद रखना टेरिडोफाइट्स, लेकिन कौन, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म, समझते हो ना। टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म बोले तो अनावृत बीजी पादप, और एंजियोस्पर्म बोले तो आवृत बीजी पादपों में पादप कैसे होते हैं, द्विगुणित होते हैं। आर यू गेटिंग? तो मैं ये कहना चाहता हूं जो अगुणित पादप हैं उनके अंदर युग्मक जब बनेगा तो समसूत्री विभाजन होगा, तो n पादप से या n ऑर्गेनिज्म से n युग्मक बन जाएंगे। और यदि ऑर्गेनिज्म पेरेंट जो है वो द्विगुणित है तो फिर उसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होगा युग्मक निर्माण के वक्त में। क्लियर है बेटा? चलो, ठीक प्राणियों में भी यही स्थिति रहती है। ये तो बात हुई प्लांट्स की, प्राणियों में भी यही होता है। द्विगुणित काय से यानी कि डिप्लॉइड बॉडी से, द्विगुणित काय से, राइट, डिप्लॉइड बॉडी से अगुणित युग्मकों का बनना है, तो बताओ कौन सा विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन। सिंपल है। आज यदि हम ह्यूमन बींग से हमारी बात लें तो हम भी प्राणियों की कैटेगरी में हैं, तो हमारे अंदर जब भी युग्मक बनेगा तो नेचुरल है कि हम लोग डिप्लॉइड है बेटा, और हम लोग डिप्लॉइड हैं तो हमारे अंदर क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, और अर्धसूत्री विभाजन होगा तो अगुणित युग्मक बनेंगे। क्या बनेंगे बेटा, अगुणित युग्मक बनेंगे। इज इट क्लियर और नॉट? तो प्राणियों में भी जो द्विगुणित है उनके अंदर क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। इज इट क्लियर? चलो, अब एक बहुत खास, ये बेटा नीट के अंदर तकरीबन 2 बार, 2 टाइम्स ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है नीट के अंदर। द्विगुणित जीवों में मियोसाइट होती है। जितने भी द्विगुणित जीव होते हैं ना बेटा, द्विगुणित जीव, उनके अंदर मियोसाइट सेल्स होती है। क्या होती है, मियोसाइट सेल। इन मियोसाइट सेल को हम बोलते हैं युग्मक मात्र कोशिकाएं, युग्मक मात्र कोशिकाएं, या उनको बोलते हैं बेटा गैमेट मदर सेल। जितने भी द्विगुणित जीव होते हैं उसके अंदर, उनके अंदर गैमेट बनाने वाली जो सेल्स होती है उनको मियोसाइट कहते हैं। द्विगुणित जीवों में मियोसाइट यानी कि युग्मक बनाने वाली जो कोशिकाएं होती है, वो युग्मक बनाने वाली कोशिकाएं कौन सी है, तो मियोसाइट्स होती है। तो ये जो मियोसाइट होती है, ऑलवेज रिमेंबर, ये कैसी होती है, 2n होती है, जिनमें की वही चीज, अब 2n है तो अर्धसूत्री विभाजन होगा, 2n है तो क्या होगा बेटा, मियोसिस होगा। और इनसे बनने वाले जो युग्मक बनेंगे, इनसे बनने वाले जो युग्मक होंगे उसमें गुणसूत्र का केवल एक सेट होगा। और बार बार मैंने तकरीबन 2 बार बता दिया है कि गुणसूत्र का केवल एक सेट होगा, तो मतलब क्या होगा, n। तो युग्मक मात्र कोशिका के अंदर यदि गुणसूत्र की संख्या 2n है तो उसके अंदर मियोसिस होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा,
और उनसे बनने वाले जो युग्मक होंगे उसके अंदर गुणसूत्रों का क्या होगा बेटा, एक सेट होगा। गुणसूत्रों का केवल क्या होगा, एक सेट होगा, n होगा। तो हम कुछ आगे बढ़ते हैं, डिप्लॉइड में कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं। तो ये बहुत सारे ढेर सारे एग्जाम्पल आप लोगों के सामने, जिनके अंदर सबके अंदर मैंने 2n नंबर लिख रखा है। आर यू गेटिंग? 2n में बेटा ये टाइडोफाइट्स, राइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, राइट, और ये सारे के सारे इतने ऑर्गेनिजम्स है, ये सब आते हैं। आपके सामने एक सारणी बनी हुई है, यहां पर ये पहली जीव की सारणी है, क्रम संख्या दे रखी है, जीव के नाम दे रखे हैं, ये सारे बेटा जीव के नाम दे रखे हैं, ये सारे जीव के नाम है। और यहां पर इस सारणी में गुणसूत्र की द्विगुणित संख्या दे रखी है। गुणसूत्र की द्विगुणित संख्या मतलब ये वाली जो जितनी भी संख्याएं हैं, ये वाली जितनी भी संख्याएं हैं, ये द्विगुणित संख्याएं हैं। ये वाली ये जितनी बता रखी है, ये सब द्विगुणित संख्याएं। आर यू गेटिंग? ये द्विगुणित संख्या है, 2n है। तो अब्दुल आप ये देख सकते हो कि मैंने इतने सारे एग्जाम्पल तो यहां पर दे दिए द्विगुणित के, ठीक है। और गुणसूत्रों की द्विगुणित संख्या किसमें? इन जीवों की मियोसाइट में, इन जीवों की मियोसाइट में। और अभी जस्ट कह दिया था मियोसाइट क्या होती है बेटा, गैमेट मदर सेल, राइट। मियोसाइट क्या होती है? गैमेट मदर सेल, राइट। गैमेट मदर सेल को हम क्या बोलते हैं? मियोसाइट कहते हैं। तो मियोसाइट में तो 2n होती है। अब आप अच्छी तरीके से जानते हो कि इस मियोसाइट यदि 2n है तो युग्मक तो हमेशा n ही होते हैं। युग्मक तो हमेशा क्या होते हैं? n ही होते हैं। उनके अंदर तो गुणसूत्र का एक सेट ही होता है। तो 2n ऑर्गेनिज्म से n गैमेट बनाने के लिए यह बात तय है कि हमेशा और हमेशा क्या होगा? मियोसिस होगा। यहां पर क्या होगा? मियोसिस होगा। और मियोसिस होगा तो ऑर्गेनिज्म क्या बन जाएगा? हैप्लॉइड बन जाएगा, ठीक है। तो गैमेट्स के अंदर जो संख्या होगी वो हमेशा क्या होगी? अगुणित होगी। जरा देखते हैं कैसे। यहां पर देखिएगा, नाउ सबसे पहले मैं ले रहा हूं एक जीव का नाम ले रहा हूं और वो है घरेलू मक्खी, हाउस फ्लाई। एक ऑर्गेनिज्म लिया, जल्दी से क्विक ले लेते हैं। घरेलू मक्खी, हाउस फ्लाई तो समझते हो ना, घरेलू मक्खी। उसके अंदर गुणसूत्र संख्या द्विगुणित मियोसाइट में 12 है। तो बताओ जल्दी से 6 किस में हो जाएगी गैमेट के अंदर? फल मक्खी, फल मक्खी तो सब जानते हो, फ्रूट फ्लाई। मैंने महत्वपूर्ण एग्जाम्पल ही लिए हैं बेटा, जो बायोलॉजी के अंदर बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। फल मक्खी यानी कि फल मक्खी मतलब फ्रूट फ्लाई यानी कि ड्रोसोफिला। द्विगुणित संख्या कितनी? 8 है। तो बताओ अगुणित संख्या कितनी होगी युग्मकों में? 4। तितली, बटरफ्लाई जो होती है उसके अंदर, तितली के अंदर 380 क्रोमोसोम है। तो 380 यदि द्विगुणित है तो अगुणित संख्या कितनी हो जाएगी? आधी, 190। बिल्ली के अंदर यदि 38 क्रोमोसोम मियोसाइट में है तो गैमेट के अंदर कितने हो जाएंगे बेटा? 19। चूहों के अंदर यदि द्विगुणित संख्या 42 है तो अगुणित संख्या कितनी हो जाएगी? 21। कुत्ते के अंदर यदि द्विगुणित संख्या यदि 78 है तो 78 का हाफ, आर यू गेटिंग? दैट इज 39। ऑलराइट। मानव के अंदर यदि द्विगुणित संख्या 46 है तो सब जानते हैं अगुणित संख्या क्या होगी? 23। ये तो बात हुई बेटा एनिमल्स की। ये जो बात हो रही थी ये क्या चीज थी? एनिमल्स की बात हो रही थी कि एनिमल्स के अंदर ये इस तरीके से। अब मैंने कुछ यहाँ पर प्लांट्स को भी इंक्लूड कर दिया है। ये तो सारे के सारे क्या थे? जंतु। यहाँ पर कुछ प्लांट्स को भी एडअप कर दिया है। प्याज के अंदर गुणसूत्र संख्या द्विगुणित यदि कितनी है? 16 है। तो अगुणित संख्या कितनी हो जाएगी बेटा? 8। ऑफियोग्लोसम, ऑफियोग्लोसम का जिक्र करना जरूरी है। यहाँ पर हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर, पूरे पादप जगत के अंदर यदि सबसे ज्यादा यदि किसी के अंदर, याद रखना, यदि गुणसूत्र संख्या यदि है तो वो कौन है बेटा? ऑफियोग्लोसम के अंदर है। क्या है उसमें? किसमें है ये? ऑफियोग्लोसम के अंदर है। क्यों? क्योंकि ऑफियोग्लोसम के अंदर 1260 गुणसूत्र संख्या है। 1260 का आधा कितना होता है? दैट इज 680। तो 680 जो है वो इनके अंदर क्रोमोसोम है। ऑफियोग्लोसम रेटिकुलेटम, पूरा नाम क्या है? ऑफियोग्लोसम रेटिकुलेटम। इतना सा पादप होता है, एक पत्ती लगती है इसमें, एक पत्ती केवल, है ना। बारिश के दिनों के अंदर उगता है, वो भी 15 से 20 दिनों के अंदर, 15 से 20 दिन के लिए। अब आ जाते हैं सेब। सेब के अंदर द्विगुणित गुणसूत्र संख्या 34 है और अगुणित गुणसूत्र संख्या आधी 17। धान, धान समझते हो ना, राइस, राइट, कंफ्यूजन मत करना। राइस, राइस की बात करें तो द्विगुणित गुणसूत्र संख्या 24 है। तो अगुणित गुणसूत्र संख्या कितनी होगी बेटा? 12। मक्के के अंदर द्विगुणित गुणसूत्र संख्या 20 है तो ये कितनी होगी? 10। आलू के अंदर द्विगुणित गुणसूत्र संख्या यदि 48 है तो अगुणित गुणसूत्र संख्या कितनी हो गई? 24।
ये केवल क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि यदि ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स डिप्लॉयड है उनके अंदर ये जो मियोसाइट सेल है, गैमेट बनाने वाली जो मदर सेल है, उसके अंदर जब मियोसिस होगा, मियोसिस बोले तो अर्धसूत्री विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो हमेशा याद रखना कि बनने वाले जो युग्मक होंगे वो क्या होंगे, अगुणित होंगे। तो ये क्रोमोसोम्स भी याद रखिए आप, इस सारणी के अंदर बता रखे हैं, कुछ क्रोमोसोम बता रखे हैं। क्लियर है बेटा, आगे बढ़ें। नाउ आपको याद हो तो मैंने कल गैमेटोजेनेसिस शुरू किया था और गैमेटोजेनेसिस के बाद में मैंने गैमेट ट्रांसफर भी बताया था। याद करो, निषेचन पूर्व घटनाएं, निषेचन पूर्व घटनाएं, यहां पर ए लिख देता हूं, ए भी लिख देता हूं ताकि आप लोग मैच कर लें। ए के अंदर क्या पढ़ाया था, गैमेटोजेनेसिस बेटा, ये गैमेटोजेनेसिस अभी तक जो चल रहा था पूरा वो गैमेटोजेनेसिस चल रहा था। अब यहां पर जो है वो क्या है, युग्मक स्थानांतरण, दूसरा स्टेप। याद है ना निषेचन पूर्व घटनाओं के अंदर कि भाई युग्मक बन चुके हैं, लेकिन कल मैंने कहा था कि युग्मक बनने से काम नहीं चलेगा, युग्मकों को उनकी ऐसे स्थान पर, निश्चित स्थान के ऊपर पहुंचाना जहां पर कि वो आगे चलकर संलयित हो सके। मैंने जाते जाते एग्जांपल भी दिया था, मान लीजिए ह्यूमन बींग्स की बात करें तो मेल के अंदर तो बना है क्या बेटा, मेल गैमेट स्पर्म, और फीमेल के अंदर बना है फीमेल गैमेट यानी कि ओवम। फीमेल के अंदर ओवरी से रिलीज होकर ओवम कहाँ आता है, ओविडक्ट। निषेचन का स्थल क्या होता है, ओविडक्ट यानी कि अंडवाहिनी होती है, राइट। निषेचन का स्थल क्या होता है, अंडवाहिनी। तो मेल जब मैथुन की क्रिया के दौरान फीमेल के जेनेटल ट्रैक्ट के अंदर स्पर्म को डालेगा तो स्पर्म पूरा जननिक पथ क्रॉस करते हुए, जेनेटल ट्रैक्ट क्रॉस करते हुए कहां पर पहुंचेगा, ओविडक्ट के अंदर, और वहां पर एम्पुला स्टमस जंक्शन के ऊपर दोनों एक दूसरे के निकट आएंगे और फ्यूजन हो जाएगा। तो इतना लंबा प्रोसीजर है। तो हमको आगे चलकर फर्टिलाइजेशन पढ़ाना है ना, आज की क्लास में मैं वहां तक पहुंच भी जाऊंगा। फर्टिलाइजेशन पढ़ाना है, तो फर्टिलाइजेशन पढ़ाना है तो बेटा युग्मक को तो मैं पहुंचाऊं पर्टिकुलर जगह पर। युग्मक स्थानांतरण, नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा युग्मक स्थानांतरण के ऊपर। ये युग्मक स्थानांतरण क्या है वो देखो, युग्मक स्थानांतरण। नाउ गैमेट ट्रांसफर, युग्मक का निर्माण होने के बाद नर तथा मादा युग्मक एक दूसरे के निकट आते हैं ताकि युग्मन यानी कि निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न हो सके। ठीक है, युग्मक बन गए, गैमेटोजेनेसिस के अंदर बना दिए, ओके। लेकिन नर और मादा युग्मकों का एक दूसरे के निकट आना जरूरी है। जब तक निकट नहीं आएंगे बेटा तो उनके बीच में निषेचन की क्रिया या फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं हो पाएगी, इसलिए उनका एक दूसरे के निकट आना बहुत बहुत जरूरी है। आर यू गेटिंग? चलो अब कैसे आएंगे, तो भाई मूव भी तो होने चाहिए ना, मूवमेंट भी तो होना चाहिए। तो आम तौर के ऊपर मैंने ये नहीं कहा कि हमेशा, प्राय जनरली नर युग्मक बेटा कैसे होते हैं, चलनशील होते हैं। चलनशील समझते हो, मोटाइल होते हैं बेटा। जो मेल गैमेट होते हैं वो जनरली ऐसा देखा गया है कि वो मोटाइल होते हैं, और जो मादा युग्मक होते हैं, मादा युग्मक फीमेल गैमेट होते हैं वो अचल होते हैं। अचल बोले तो क्या होते हैं बेटा, नॉन मोटाइल। जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स के अंदर देखें तो बताओ, ह्यूमन बींग्स के अंदर कल ही पढ़ाए थे, ह्यूमन बींग्स के अंदर आपको हेटेरोगेमिट्स पढ़ाए थे ना, राइट। मेल गैमेट के अंदर पूंछ होती है, मोटाइल होता है, फीमेल गैमेट जो होता है वो स्टेशनरी होता है। तो हमेशा इन केसेस के अंदर मेल गैमेट ट्रेवल करके और फीमेल गैमेट के पास में पहुंचता है। तो प्राय नर युग्मक चलनशील तथा मादा युग्मक कैसा होता है, अचल होता है ना, वह एक ही स्थान पर रहते हैं। मतलब अचल का मतलब है कि वो एक ही स्थान के ऊपर रहते हैं। अचल का मतलब है एक ही स्थान के ऊपर, स्टेशनरी, एक ही स्थान के ऊपर बोले तो स्टेशनरी, ये मूव नहीं करते हैं। गति कौन करेगा बेटा, नर युग्मक करेगा, ठीक है। लेकिन ये बात यहां पर, यदि ये बात जो है वो हमेशा लागू नहीं होती है। कुछ कवकों में, ध्यान दीजिएगा बेटा, कुछ कवकों में और कुछ शैवालों के अंदर, कुछ कवकों के अंदर और कुछ शैवालों के अंदर दोनों युग्मक चलनशील होते हैं। मतलब कि बोथ गैमेट्स आर मोटाइल, लेकिन ये जो है वो किस में लागू होगा, केवल कुछ कवकों में और कुछ शैवालों के अंदर। कुछ कवकों के अंदर और कुछ शैवालों के अंदर दोनों ही युग्मक जो हैं वो कैसे होते हैं, चलनशील होते हैं। जरा एक डायग्राम देखते हैं बेटा, ये वाला, यहां पर देखो, इधर यहां पर ये देखिए, यहां पर ये देख पा रहे हो,
मतलब आगे चलकर फ्यूजन करेंगे तो यहां पर तो दोनों गैमेट्स कैसे हैं, एक जैसे है ना, दोनों ही गैमेट्स एक जैसे। आर यू गेटिंग? समझ में आया बेटा? तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है कि यहां पर नर युग्मक, यहां पर देखो नर युग्मक को मादा युग्मक तक पहुंचाने के लिए माध्य, अब जरा देखिए यहां पर तो क्लियर हो गया कि कवकों और शैवालों में दोनों प्रकार के युग्मक कैसे होते हैं बेटा, चलनशील होते हैं, बहुत गैमेट्स मोटाइल कुछ में होते हैं। अब नर युग्मक को मादा युग्मक तक पहुंचाने के लिए, नर युग्मक को मादा युग्मक तक पहुंचाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी बेटा? माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी। क्या कहा मैंने? नर युग्मक को मादा युग्मक तक पहुंचाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, नर युग्मक को मादा युग्मक तक पहुंचाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होगी। माध्यम का मतलब है कोई मीडियम तो चाहिएगा, कोई तो मीडियम चाहिए, और वो जो मीडियम होता है, राइट, इस माध्यम के द्वारा ही नर युग्मक गति करके और मादा युग्मक तक पहुंचता है। क्या करता है बेटा? ये इस माध्यम के द्वारा ही, इस माध्यम के द्वारा ही नर युग्मक जो होता है वो क्या करता है? गति करेगा, मतलब गति करके और मादा युग्मक तक पहुंच जाएगा। इज इट क्लियर? ये समझ में आ रहा है? वो क्या करेगा? गति करेगा और मादा युग्मक तक पहुंच जाएगा। ठीक है, नाउ प्राय इसके लिए शैवालों के अंदर, ब्रायोफाइटा के अंदर और टेरिडोफाइटा में जल ही माध्यम होता है। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वाटर इज मीडियम, वाटर इज मीडियम, वाटर इज मीडियम। प्राय इसके लिए शैवाल, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में जल ही क्या होता है बेटा? माध्यम होता है। यानी कि इन ब्रायोफाइट्स और शैवाल और टेरिडोफाइट्स में आपने देखा होगा कि जो मेल गैमेट होता है वो मूव करता है और फीमेल गैमेट के पास में पहुंचता है। तो इसके लिए शैवाल, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में जल ही क्या होता है? माध्यम होता है। तो माध्यम समझ में आ गया ना कि माध्यम के द्वारा ही नर युग्मक गति करके और मादा युग्मक तक पहुंचेगा। ठीक है, ना मादा युग्मक की तुलना में नर युग्मक अधिक संख्या में बनते हैं। हमेशा याद रखना कि मादा युग्मक की तुलना में, मादा युग्मक की तुलना में जो नर युग्मक होते हैं, हमेशा याद रखना मादा युग्मक की तुलना में, क्या कहा मैंने? मादा युग्मक की तुलना में हमेशा नर युग्मक जो होते हैं वो अधिक संख्या में बनते हैं। क्यों? क्योंकि नर युग्मक को बेटा एक स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर जाना है। जो मादा युग्मक है वो तो स्टेशनरी है, मादा युग्मक तो स्टेशनरी है, लेकिन नर युग्मक को तो अपने को मूव करके जाना है और उसके रास्ते में बहुत सारे हैजार्ड्स हैं, रास्ते में उसके बहुत सारी रुकावटें हैं, रास्ते में बहुत सारे उससे ऐसे पड़ाव आएंगे जो उसको रोकने की क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। तो मादा युग्मक की तुलना में नर युग्मक हमेशा संख्या में क्या बनते हैं? अधिक बनते हैं। इसका कारण यह है कि अनेक नर युग्मक मादा युग्मक तक पहुंचते पहुंचते नष्ट हो जाते हैं या कुछ पहुंचने में असमर्थ होते हैं। कई बार जो होता है वो नर युग्मक या तो किसी कारण से क्या होते हैं? पहुंचते पहुंचते नष्ट हो जाते हैं या कुछ पहुंचने में क्या होते हैं? असमर्थ होते हैं। इसलिए प्रकृति ने क्या किया बेटा? प्रकृति ने क्या किया कि हमेशा नर युग्मकों को मादा युग्मक से संख्या के अंदर क्या बना दिया? अधिक बना दिया। आर यू गेटिंग? हमेशा क्या बना दिया? ज्यादा बना दिया। ज्यादा बना दिया तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? उससे ज्यादा बना दिया तो उससे ये होगा कि भाई हजारों, लाखों, करोड़ों बनेंगे नर युग्मक, तो ये बात तय है कि उनमें से कुछ तो मादा युग्मक तक पहुंच ही जाएंगे, और जब मादा युग्मक पे पहुंच जाएंगे तो बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा बेटा? उनके बीच में व्हाट विल हैपन, दैट इज फिर पहुंच जाएंगे तो फिर फ्यूजन होगा ही होगा। क्लियर है? अब आ जाते हैं कि हायर प्लांट्स के अंदर बेटा, हायर प्लांट्स के अंदर ध्यान दीजिएगा सभी लोग, जो हायर प्लांट्स होते हैं उच्च पादप, उच्च पादपों के अंदर युग्मक स्थानांतरण कैसे होता है? उच्च पादपों में युग्मक स्थानांतरण, उच्च पादपों में युग्मक स्थानांतरण कैसे होता है? तो वो देखिए, तो उच्च पादपों में युग्मक स्थानांतरण किस तरीके से होता है वो आप लोगों को जानना पड़ेगा। आप सब जानते हो कि एंथर के अंदर, ये तो जानते हो, हायर प्लांट्स के अंदर ये क्या चीज है बेटा? स्टेमेन है। मैं पढ़ा रहा हूं उच्च पादपों में युग्मक स्थानांतरण, जैसे कि एंजियोस्पर्म्स के अंदर बेटा, एंजियोस्पर्म्स के अंदर अभी जो हम लोग बात कर रहे थे आपने देखा था, जिनको जलीय माध्यम की आवश्यकता पड़ती है बेटा, वो जलीय माध्यम की जिनको आवश्यकता पड़ती है वो तो क्या थे? लोअर ऑर्गेनिजम्स से, जैसे कि एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। लेकिन हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, हायर ऑर्गेनिज्म यानी कि हायर प्लांट्स वगैरह के अंदर आप सब जानते हो स्टेमन होता है बेटा। एंड व्हाट इज स्टेमन? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन,
ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। और आप सब जानते हो कि इसके अंदर ऊपर की तरफ क्या होता है, एंथर होता है। ये तो सब जानते हो बेटा, एंथर यानी कि पराग कोश होता है। और आप ये भी जानते हैं कि इस पराग कोश के अंदर परागधानियां होती है। इसके अंदर क्या होती है बेटा, परागधानी होती है। इसके अंदर परागधानी होती है। यू नो व्हाट इज परागधानी, पोलन सैक होती है, ठीक है। और इस पोलन सैक के अंदर, इस पोलन सैक के अंदर बेटा क्या भरे रहते हैं, इस पोलन सैक के अंदर की तरफ यदि देखें तो यहां पर इधर यदि देखेंगे तो ये क्या भरे हुए हैं बेटा, पोलन ग्रेन्स भरे हुए हैं, ठीक है। ये क्या भरे हुए हैं, पोलन ग्रेन्स भरे रहते हैं, राइट, पोलन ग्रेन्स भरे रहते हैं। और अब ये जो परागकोश जब फटेगा, परागकोश जब फटता है बेटा तो बाहर क्या निकल जाते हैं, पोलन ग्रेन बाहर निकल जाएंगे, राइट, पोलन ग्रेन बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। मानो कि ये एक पोलन ग्रेन है, मानो कि ये एक पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन बाहर निकल गया। और बाहर निकल गया ये पोलन ग्रेन तो जाएगा कहां पर बेटा, ये पोलन ग्रेन जो बाहर निकला है मान लीजिए ये स्थानांतरित होगा और कहां पर पहुंचेगा, स्टिग्मा के ऊपर। ये क्या चीज है, स्टिग्मा, ये तो सब जानते होंगे। ये जो चित्र बनाया है मैंने, ये किसका बनाया है बेटा, कार्पल का। ये चित्र किसका बनाया है, कार्पल का। और कार्पल के अंदर ये क्या है, स्टिग्मा है। और ये जो एक ट्यूबुलर पार्ट नलिकाकार भाग होता है, ये क्या होता है, स्टाइल। जानते हो बेटा, स्टिग्मा बोले तो वर्तिकाग्र, और ये क्या है, स्टाइल। और ये क्या चीज है, ओवरी। ये क्या है, ओवरी। और ओवरी के अंदर आप सब जानते हो कि ओवरी के अंदर यहां पर ओव्यूल होता है। ओवरी के अंदर क्या होता है बेटा, ओव्यूल। ओव्यूल समझते हो सभी, बीजांड, ये बीजांड होता है। और ये क्या चीज है, अंडाशय। आर यू गेटिंग। तो एंथर से पोलन, एंथर फटा, पोलन ग्रेन बाहर निकला। और पोलन ग्रेन जो है वो आप सबको मालूम होना चाहिए कि पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन, पॉलिनेशन मतलब समझते हो बेटा क्या चीज, परागन की क्रिया। पॉलिनेशन होता है, परागन की क्रिया होती है। और इस परागन की क्रिया के फलस्वरूप, परागन की क्रिया के फलस्वरूप ये जो परागकण है बेटा, ये परागकण यहां पर आके और लैंड कर जाएगा। ये परागकण यहां पर आके लैंड कर जाएगा। और जब ये लैंड कर जाता है तो आप सभी समझते हो कि यहां पर आकर उसका क्या होता है, जर्मिनेशन। अभी हम ये नहीं पढ़ा रहे हैं कि जर्मिनेशन कैसे होगा या उसका अंकुरन वगैरह कैसे होगा, क्या होगा, वो तो अपने चैप्टर नंबर 2 आ रहा है, उसके अंदर पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हायर प्लांट्स के अंदर मैं युग्मक स्थानांतरण पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। अब जब जर्मिनेशन होता है तो जर्मिनेशन होता है बेटा, तो ये पोलन ग्रेन देखो, जब जर्मिनेशन होगा तो एक पोलन ट्यूब बाहर निकलती है, समझना। जर्मिनेशन होता है तो एक पोलन ट्यूब बाहर निकलती है, ऐसे ये पोलन ट्यूब बाहर निकली। और ये आपको क्लियर होना चाहिए कि पोलन ट्यूब के अंदर बेटा, पोलन ट्यूब के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, पोलन ट्यूब के अंदर 2 मेल गैमेट्स होते हैं। पोलन ट्यूब के अंदर 2 मेल गैमेट्स होते हैं। पोलन ट्यूब के अंदर 2 मेल गैमेट्स होते हैं। अब ये जो 2 मेल गैमेट्स होते हैं, ये जो 2 मेल गैमेट्स है, इनको लेकर और पोलन ट्यूब कहां पर बढ़ रही है, तो ये जरा देखो, ये क्या चीज है बेटा, ये तो स्टिग्मा थी और ये स्टाइल है, ये देखो ये पूरी स्टाइल चल रही है। और ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, दैट इज ओवरी। ओवरी है। और आप सभी जानते हो कि ओवरी के अंदर, अभी ओवरी के अंदर जो है वो क्या चीज है, ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा, यू ऑल नो कि ओवरी के अंदर एम्ब्रियो सैक है, राइट, ओवरी के अंदर एम्ब्रियो सैक है। तो ये जो है वो पहले तो किस में प्रवेश करेगी, ये जो परागनलिका है वो इधर प्रवेश करेगी। ये क्या है, ओव्यूल है। ये क्या है बेटा, ओव्यूल, राइट। और ओव्यूल के अंदर क्या है, एम्ब्रियो सैक है। ओव्यूल के अंदर क्या है, एम्ब्रियो सैक है। तो ये जो पोलन ट्यूब है वो आगे बढ़ेगी और आगे बढ़कर और इन मेल गैमेट्स को कहां पर डाल देगी, ओव्यूल के अंदर डाल देगी। और ओव्यूल से ये कहां पर पहुंचेंगे, एम्ब्रियो सैक के अंदर। एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या प्रेजेंट है, एम्ब्रियो सैक के अंदर एक्स सेल है। एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या है, एक्स सेल है। एम्ब्रियो सैक के अंदर एक्स सेल है, बस। तो ये जो मेल गैमेट है
ये मेल गैमेट कहां पर डिस्चार्ज कर दिए जाएंगे बेटा, ये मेल गैमेट डिस्चार्ज कर दिए जाएंगे ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल से फिर वो मेल गैमेट्स कहां पर आएंगे, एम्ब्रियो सेक के अंदर। और अल्टीमेटली ये जो एक्स सेल है, ये एक्स सेल क्या है, ये एक्स सेल फीमेल गैमेट है, ये एक्स सेल क्या है, फीमेल गैमेट है। तो ये जो मेल गैमेट है ये फीमेल गैमेट से फ्यूज करेगा। तो बताओ युग्मकों का स्थानांतरण हो गया कि नहीं हो गया बेटा, युग्मकों का स्थानांतरण हो गया। तो मैं केवल क्या कहना चाहता हूं बेटा कि जितने भी हायर प्लांट्स है, सब जितने भी प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं, उसमें युग्मक स्थानांतरण का तरीका एक नहीं है, युग्मक स्थानांतरण के तरीके अलग अलग है। लोअर प्लांट्स में आपने देखा था कि किस तरीके से युग्मक स्थानांतरण हो रहा था, और हायर प्लांट्स के अंदर देखोगे तो किस प्रकार से युग्मक स्थानांतरण हो रहा है। ये जो सेक्शन है ना पूरा बेटा, ये अभी सेकंड चैप्टर के अंदर पूरा बहुत डिटेल के अंदर आएगा। सेकंड चैप्टर में बहुत डिटेल में आएगा कि यहां पर देखो ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। कार्पल क्या होता है बेटा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। कार्पल क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो ये परागकण यहां से निकला, पराग कोश के फटने से परागकण बाहर निकला। पोलन ग्रेन बोले तो क्या चीज बेटा, परागकण। ये जो परागकण है वो कहां पर पहुंचा, स्टिग्मा की सरफेस, बड़ा आसान है, स्टिग्मा की सरफेस पे पहुंचा। परागकण का परागकोश से स्टिग्मा की सरफेस पे पहुंचना, परागकण का परागकोश से स्टिग्मा की सरफेस पे पहुंचना क्या कहलाता है, परागन की क्रिया कहलाती है। परागन से परागकण कहां पर पहुंचा, वर्तिकाग्र पर। वर्तिकाग्र पर क्या हुआ बेटा, वर्तिकाग्र पर उसका अंकुरन हो गया। अंकुरन हो गया होगा तो क्या निकली होगी, पोलन ट्यूब निकली होगी। ये पोलन ट्यूब में क्या है, मेल गैमेट है। ये पोलन ट्यूब मेल गैमेट को कहां लेके गई, बीजांड में। बीजांड के अंदर क्या स्थित था, दैट इज बीजांड के अंदर क्या था, एम्ब्रियो सेक था। एम्ब्रियो सेक के अंदर क्या स्थित है, एक्सेल। एक्सेल क्या होता है, फीमेल गैमेट। बताओ ये फीमेल गैमेट और मेल गैमेट पास में आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, तो बोलो बेटा युग्मक स्थानांतरण हो गया कि नहीं हो गया, युग्मक स्थानांतरण हुआ कि नहीं हुआ। तो इस प्रकार से विशेष तौर से अभी मैं बात कर रहा था एंजियोस्पर्म्स की आवृत बीजी पादपों के अंदर, आवृत बीजी पादपों के अंदर इस प्रकार से क्या होता है, युग्मक स्थानांतरण होता है। तो मेरे ख्याल से ग्लिम्स मिल गया होगा। चैप्टर नंबर 2 के अंदर तो खैर पॉलिनेशन वगैरह पूरा डिटेल में पढ़ना है। अभी मेरा मकसद केवल क्या है, युग्मक स्थानांतरण किस प्रकार से होता है। तो एल्गी और उनके अंदर किस प्रकार से हो रहा था, ब्रायोफाइट में, टेरिडोफाइट में माध्यम चाहिए था, वाटर माध्यम था। यहां पर वाटर माध्यम की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर, आगे बढ़े नाउ। ये यहां पर एक डायग्राम शो कर रखा है। ये डायग्राम क्या शो कर रहा है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम लिया है बेटा, और ये एनसीईआरटी का डायग्राम जो है वो ये शो कर रहा है कि क्या है, जर्मिनेटिंग पोलन ग्रेन्स ऑन स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर। कि ये देखो, ये जो है ये एक अलग कलर से लेते हैं इसको समझाने के लिए। यूं देखो बेटा, ये पोलन ग्रेन बता रखा है, ये पोलन ग्रेन, और ये जो पोलन ग्रेन है उस पोलन ग्रेन से ये वाली जो चीजें दिख रही है, ये वाली देख रहे हो आप, ये देख रहे हैं, ये पोलन ग्रेन से क्या निकलती है, पोलन ट्यूब निकल रही है। ये डायग्राम शो कर रहा है, मतलब ये पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन शो हो रहा है। कहां पर, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। ये डायग्राम क्या शो कर रहा है बेटा, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा सरफेस। क्लियर, हिंदी में बता दूं कि ये स्टिग्मा की सरफेस के ऊपर पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन डायग्राम शो कर रहा है। और ये वाला जो है ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि भाई दोनों गैमेट्स जो हैं वो एक जैसे हैं, होमोगैमेट्स हैं। ये जो डायग्राम है ये शो कर रहा है कि दोनों गैमेट्स कैसे हैं, होमोगैमेटिक कंडीशन शो हो रही है। होमोगैमेटिक कंडीशन, होमोगैमेटिक का मतलब क्या हुआ बेटा, समयुग्मजी कंडीशन शो हो रही है। और यहां पर दो जो है वो दो समयुग्मक आपस में क्या कर रहे हैं, देखो फ्यूज कर रहे हैं, ये फ्यूजन हो रहा है। ये देख रहे हो बेटा, यहां पर ये फ्यूज कर गए, और फ्यूज कर गए तो नेचुरल है कि दो गैमेट्स जब फ्यूज करेंगे, N और N, ये एक है और ये दूसरा है, दो जब फ्यूज करेंगे तो बेटा क्या बनेगा, व्हाट विल हैपन, जाइगोट बनेगा, और जाइगोट से फिर क्या बन जाएगा, न्यू इंडिविजुअल बन जाएगा। तो इस प्रकार से भी क्या होता है बेटा, फ्यूजन होता है। इस प्रकार से भी क्या होता है, फ्यूजन होता है। इज इट क्लियर नॉट, जहां पर आपको दोनों गैमेट्स जो हैं वो कैसे नजर आ रहे हैं, एक जैसे नजर आ रहे हैं। आर यू गेटिंग, ये चीज क्लियर है बेटा युग्मक स्थानांतरण के अंदर।
चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो यहां पर वही चीज बता रखी है जो अभी मैंने बताया था कि पुष्पीय या बीजधारी पादपों में परागकण नर युग्मकों के क्या होते हैं, वाहक होते हैं। क्यों? क्योंकि अभी जस्ट मैंने कहा था पुष्पीय यानी कि एंजियोस्पर्म्स के अंदर परागकण यानी कि बेटा क्या था, पोलन ग्रेन जो था वो पोलन ग्रेन नर युग्मक का वाहक है। पोलन ग्रेन जो है वो बेटा नर युग्मक का क्या वाहक है, क्योंकि अभी जस्ट मैंने बताया था कि पोलन ग्रेन के अंदर कितने मेल गैमेट थे, 2 मेल गैमेट थे। तो बताओ पोलन ग्रेन वाहक हुआ कि नहीं हुआ नर युग्मक का। चलो परागकण परागकोश में अधिक संख्या में उत्पन्न होते हैं। अब ये बेटा अभी पूरा डिटेल में बताया मैंने कि परागकण जो होते हैं वो परागकोश में बहुत अधिक संख्या में बनते हैं, बहुत ज्यादा संख्या में। मतलब ये जो है ना, ये वाला ये अपना परागकोश था बेटा। ये इस परागकोश के अंदर जो नर जिसको कि हम पोलन ग्रेन्स कह रहे हैं वो इतनी ज्यादा संख्या में बनेंगे, लेकिन मादा युग्मक या अंड की बात करें तो वो क्या होते हैं, कम संख्या के अंदर बनते हैं। आपने देखा था ओवरी के अंदर ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सेक है और एम्ब्रियो सेक के अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा, एक ही तो एक्सेल है। तो अंड कम संख्या में जायंग के अंडक में क्या होते हैं, स्थित होते हैं। तो यहां पर भी वही चीज कि यहां पर भी पोलन ग्रेन क्या बने, ज्यादा बने। क्यों? क्योंकि पोलन ग्रेन को कहां पर पहुंचना है बेटा, स्टिग्मा की सरफेस पे जाना है, जबकि फीमेल गैमेट तो वहां पर आराम से रेस्ट कर रहा है, कहां पर, एम्ब्रियो सेक के अंदर। तो परागकण जरूरी थोड़ी है कि सारे के सारे परागकण जो है वो वर्तिका की सतह के ऊपर पहुंच ही जाएंगे। हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से, कीटों के माध्यम से पहुंच रहे हैं, तो रास्ते में हजारों जो है वो अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाते। ठीक है, अतः निषेचन हेतु परागकण पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। निषेचन के लिए जरूरी है कि परागकण पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचे। क्यों? तभी तो उसका अंकुरन होगा। अंकुरन होगा तो पोलन ट्यूब क्या निकलेगी, बाहर निकलेगी, और पोलन ट्यूब मेल गैमेट्स को निकल फीमेल गैमेट्स के पास में पहुंचेंगे। तो परागकण का वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण होने की क्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं, जो अभी मैंने पूरा डायग्रामेटिकली एक्सप्लेनेशन दिया है। और चैप्टर नंबर 2 के अंदर तो बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा बेटा, लेकिन यहां पर बता दूं कि एनसीईआरटी में क्योंकि दे रखा है तो इसलिए ये क्लियर हो जाना चाहिए कि परागकण भी कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, स्वपरागन। स्वपरागन क्या होता है, एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के या उसी पौधे में उपस्थित किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचे। 2 ही कंडीशन है बेटा स्वपरागन की, या तो ये पौधा है और इसके अंदर ये फ्लावर बाइसेक्सुअल हो, तो इसके अंदर स्वपरागन हो जाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पादप एक है और उसके ऊपर 2 फ्लावर है, एक मेल है और एक फीमेल है, उसको भी अपने स्वपरागन मान रहे हैं, तो ये स्वपरागन हो गया। फिर एक क्रॉस पॉलिनेशन होता है। क्रॉस पॉलिनेशन तो बिल्कुल सिंपल है। क्रॉस पॉलिनेशन में प्लांट 2 होंगे बेटा, एक मेल होगा, एक के ऊपर मेल होगा फ्लावर, एक के ऊपर फीमेल होगा, स्थानांतरण हुआ, ये क्या हो गया, परपरागन हो गया। तो एक पुष्प के परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर यदि स्थानांतरित हो जाए, क्या कहा मैंने, एक पुष्प के परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाए तो इस क्रिया को क्या कहेंगे, परपरागन कहेंगे। और परपरागन वायु, जल, कीट, पक्षियों की सहायता से हो सकता है। वो परागन की क्रिया बहुत बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, जो हम लोग चैप्टर नंबर 2 के अंदर आपसे डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो ये था परागन के 2 प्रकार। ठीक है, अब यहां पर मैंने अभी कंप्लीट कर लिया है बेटा युग्मक स्थानांतरण पादपों के अंदर, युग्मक स्थानांतरण पादपों के अंदर। अब यहां पर आप देखिए, परागकण जैसे ही वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको स्लाइड में, मैंने वो स्लाइड इसलिए इंसर्ट की बेटा ताकि आप लोगों को मैं बाय बना के पूरा बता पाऊं। तो परागकण जैसे ही वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो वर्तिकाग्र द्वारा स्रावित पदार्थ, तो वहां पर वर्तिकाग्र द्वारा स्रावित पदार्थ होता है जो परागकण को चिपकाने व अंकुरन में सहायता करते हैं। वर्तिकाग्र के ऊपर क्या होते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, चिपचिपे सब्सटेंस सिक्रेट होते हैं, जिससे परागकण उसके ऊपर आकर क्या हो जाता है, चिपक जाता है। ठीक है, और वहां पर अंकुरन को प्रेरित करता है। तो परागकण अंकुरित होकर पराग नलिका का निर्माण करते हैं, पूरा डायग्रामेटिकली भी बताया। और ये पराग नलिका वृद्धि करके वर्तिका से होती हुई कहां पहुंचती है बेटा, वर्तिका से होती हुई
ये कहाँ पहुंचती है? बीजांड तक पहुंचती है। पराग नलिका नर युग्मकों को अपने साथ लेती हुई बीजांड के भीतर प्रवेश करती है और अंड के पास जाकर और नर युग्मकों को अपने से बाहर निकाल देती है। बस जैसे ही बाहर निकालेगी तो नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में क्या हो जाएंगे बेटा? फ्यूज हो जाएंगे, राइट। और फिर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा। क्लियर है? नाउ एक लिंगाश्रयी प्राणियों में नर और मादा युग्मक अलग अलग जीवों में बनते हैं। एक लिंगाश्रयी समझते हो ना? नर और मादा युग्मक। एक लिंगाश्रयी मतलब क्या हुआ? डायोशियस प्लांट, डायोशियस प्लांट एक लिंगाश्रयी। वहां पर नर और मादा युग्मक तो अलग अलग जीवों में बन रहे हैं। तो अतः इन जीवों को युग्मक स्थानांतरण हेतु एक विशेष प्रकार की क्रियाविधि विकसित करनी पड़ती है ना। लैंगिक जनन में निषेचन के लिए युग्मकों का सफलतापूर्वक स्थानांतरण व युग्मकों का साथ साथ आना आवश्यक है। तो एक लिंगाश्रयी प्राणी समझते हो ना, जो मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, तो उनमें तो युग्मक अलग अलग जीव में बन रहे हैं। तो अतः इन जीवों को तो युग्मक स्थानांतरण हेतु एक विशेष प्रकार की क्रियाविधि विकसित करनी पड़ेगी, तब कहीं झाके और वो युग्मकों का क्या कर पाएंगे बेटा? स्थानांतरण कर पाएंगे। क्लियर है? और लैंगिक जनन में निषेचन के लिए, क्योंकि अगली स्टेप क्या आने वाली है? निषेचन के लिए, तो युग्मकों का सफलतापूर्वक स्थानांतरण व युग्मकों का साथ साथ आना आवश्यक है, वरना निषेचन की क्रिया नहीं हो पाएगी। ठीक है? तो आज बेटा मैंने ये फर्टिलाइजेशन शुरू नहीं किया है, फर्टिलाइजेशन कल की क्लास में शुरू करेंगे। निषेचन पूर्व घटनाएं आज कंप्लीट हो चुकी है। क्लियर?